चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो कवर किया था, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट कर चुके थे हमारी प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर। और क्योंकि कई सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं तो मैं फिर से एक बार रीआइट्रेट कर देता हूं कि इस सीरीज के थ्रू हम लोग यूपीएससी के पिछले 10 साल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू एवरी सब्जेक्ट, और मेरे साथ, मेरा नाम विनय जोशी है, मेरे साथ आप लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूपीएससी में जो सिलेबस दिया गया है उसको डिटेल में एक बार डीकंस्ट्रक्ट करके हर एक टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना, और अगर किसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करना, और अगर जहां से क्वेश्चन नहीं आए हुए वहां पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंटिसिपेटरी फॉर्मेट में बना के आप लोगों के साथ शेयर करना, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि अगर कोई टॉपिक हमें यूपीएससी में कवर करना है तो वो उसमें से किस तरह का सवाल बनाया जा सकता है और किस तरह से हमने उस सवाल का उत्तर वहां एग्जामिनेशन के अंदर लिखकर आना है। तो इस तरह की ये सीरीज हम लोगों ने बनाई है प्रतिबद्ध। इसी सीरीज में आज ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर है और हमने ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करी है। फिजिकल ज्योग्राफी के 3 एस्पेक्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। हमने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया है। क्लाइमेटोलॉजी की आज तीसरी क्लास है, हर क्लास तकरीबन 1 घंटे की रही है। एक और क्लास क्लाइमेटोलॉजी की लगेगी, फिर क्लाइमेटोलॉजी आपका ओवर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग ओशियानोग्राफी में जाएंगे। तो इस तरह से ज्योग्राफी में मैंने जो सोचा है 22-23 लेक्चर प्लान आउट किए हैं, जिसमें पेपर 1 ज्योग्राफी का पूरी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। और उसके तहत जैसे मेरा मानना है कि अगर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सारे ही कर लेंगे, जिसके अंदर 70 से 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसी के तहत हम लोगों ने, मैंने ये सोचा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सेशन में आपको मैं 3 से 4 मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूं। तो एट लास्ट तकरीबन 100 के आसपास में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। इन 100 में से अगले 2-4 सालों में यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल निश्चिंत रहना है, हमने यूपीएससी को बिल्कुल एंटीसिपेटरी मोड में लेके जाना है ताकि आप जो पढ़ें वो पेपर के अंदर रेप्लिकेट होना चाहिए। तो इस तरह का ये प्रोग्राम, ये सीरीज हम लोगों ने आप लोगों के साथ स्टार्ट करी है। तो उसी सीरीज में आज क्लाइमेटोलॉजी का तीसरा लेक्चर मैं एक बार दिखा भी देता हूं। जो लोग पुराने भी जुड़े हैं उनको ये बात पता है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। जैसे हम लोगों ने जब क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट किया तो क्लाइमेटोलॉजी को स्टार्ट करते वक्त अब देखिए, एटमॉस्फेयर फर्स्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया वो एटमॉस्फेयर था। सेकंड एनर्जी बजट शुरू किया, फिर प्रेशर बेल्ट ऑफ द लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक शुरू किए। ये वाले वो 3 टॉपिक है जिसमें प्रेशर बेल्ट है, प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम है और ट्राइसेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर है। तो ये 3 टॉपिक हमने नेक्स्ट क्लास में किए। आज की क्लास में मैं 4 टॉपिक आपको कराऊंगा। दैट इज टेम्परेट साइक्लोन, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेज एंड फ्रंट्स, और ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड एयर मासेस एंड एंटी साइक्लोन। ये 4 टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे। दैट इज लेक्चर नंबर 3। अगली 2 क्लासेस के अंदर, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं एक ही क्लास में ये वाइंड अप करूं, अगर नहीं हो पाए तो 2 क्लासेस ले लेंगे। तो अगली 2 क्लासेस के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी को पूरी तरीके से वाइंड अप करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए क्लाइमेट चेंज, जो कि मैं आपको एनवायरमेंट के साथ, जब एनवायरमेंट चलेगा हमारा GS3 का, जो कि नवंबर के मंथ में चलेगा, तो मैं आपको एनवायरमेंट भी कराऊंगा। तो वहां क्लाइमेट चेंज में ज्योग्राफी में GS1 में पहले 7 सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज में। वो 7 सवाल को मैं एनवायरमेंट के साथ क्लब करके, क्योंकि आप जब आपका धीरे धीरे ये GS 1 2 3 4 हो जाएगा बाय दिसंबर, यू विल गेट टू नो कि हम कैसे इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। हम इसको GS वाइज अप्रोच नहीं कर रहे, हम इनको थीम वाइज अप्रोच कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी मेंस के लिए बहुत सटीक तरीका रहता है अप्रोच करने का। तो GS3 के अंदर हम लोग फिर एनवायरमेंट के डोमेन में जो है क्लाइमेट चेंज को पिक करेंगे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक से, थर्ड लेक्चर से, जिसके अंदर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंट एंड एयर मासेस, ये 4 टॉपिक को कवर करना है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो क्वेश्चंस पहले यूपीएससी पूछ चुका है इस पर्टिकुलर डोमेन से, जो आज हमने डिस्कस करेंगे, जैसे एयर मास के कॉन्सेप्ट को पूछ चुका है, ये आज हम लोग कवर करेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन लार्जली साउथ चाइना सी में ही क्यों कन्फाइन करते हैं, इसके ऊपर भी जो है सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ऑलरेडी आया हुआ सवाल है, उसको भी मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए, अगर पूछ ही लिया गया कि लेट्स अज्यूम, अगर आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द वेरियस एरियाज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस तरह से सवाल बना दिया गया है, राइट। तो अब इसके उत्तर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें परिभाषित, जैसे मैं कई बार आंसर चेक करता हूं, यूपीएससी की कॉपी चेक करता हूं, तो उसमें मैं देखता हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो है, लेकिन क्रिस्प शब्दों में अपने आंसर को प्रेजेंट करना नहीं आता है। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछ ही लिया जाए तो जनरली बच्चे उत्तर नहीं दे पाते। मैं कुछ कीवर्ड बताता हूं कि यदि आप ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखो तो एग्जामिनर की दृष्टि में
कौन से वो एरियाज होने चाहिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, कौन से वो कीवर्ड होने चाहिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की परिभाषा में फिट होते हुए दिखते हैं। जैसे क्या कीवर्ड होने चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए? सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन आर दी सिस्टम, आर दी लो प्रेशर, आर दी सेंटर ऑफ लो प्रेशर, ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि लो प्रेशर का सेंटर है, जैसे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। दीज आर दी सेंटर ऑफ लो प्रेशर वेयर विंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ हाई प्रेशर, थोड़ा सा राइटिंग को बियर करना। दीज आर दी सेंटर ऑफ लो प्रेशर वेयर विंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ हाई प्रेशर रशेज टूवर्ड दी सेंटर इन देखो अब इसके अंदर क्या है, एक परिभाषा में शब्द हर किसी का छूट जाता है, इनक्लोज्ड आइसोबार। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड रहता है, इनक्लोज्ड आइसोबार, इसको लिखेंगे। तो अब ये पूरी परिभाषा होगी। एंड ये तो हो गया पहली लाइन कि हम इसमें लिखेंगे, और इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टेटमेंट में लिखेंगे एंड एट द सेंटर, विंड के साथ क्या होता है, एट द सेंटर विंड राइजेस कॉजिंग रेनफॉल। ये साइक्लोन का पूरी परिभाषा, चाहे ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, आप साइक्लोन को परिभाषित करते रहो। तो आप लिखोगे साइक्लोन आर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर वेयर विंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ हाई प्रेशर रशेस टुवर्ड द सेंटर इन क्लोज आइसोबार, एट द सेंटर विंड राइजेस अपवर्ड कॉजिंग रेनफॉल। ये परिभाषा होगी साइक्लोन की। और तीसरा क्या बताएंगे, इन द नदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज और इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे रोटेट क्लॉकवाइज। और इसको याद रखने का मैं हमेशा एक फंडा बताता हूं, शायद आप लोगों ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या जब आपने खुद भी सेल्फ स्टडी करी होगी, ये एन से लिखो और इस तरह से एन के जो है बना दो एरो। तो ये क्या हो गया, एन इज नदर्न हेमिस्फीयर, और अगर इसके एरो की दिशा देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ऐसी एस को देखोगे तो ये क्लॉकवाइज चीजों को दिखा रहा है, राइट। ये देखिए, तो ये साइक्लोन की परिभाषा होगी। अब इसी में अगर पूछा कि साइक्लोन नहीं पूछा, अगर उन्होंने पूछ लिया कि भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन बता दो, तो आप कैसे बताओगे ट्रॉपिकल साइक्लोन? आप यही परिभाषा लिखोगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर द सेंटर ऑफ लो प्रेशर वेयर विंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ हाई प्रेशर रशेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इन एन क्लोज आइसोबार, एट द सेंटर द विंड राइजेस अपवर्ड कॉजिंग torrential rainfall। अगर टेम्परेट ट्रॉपिकल पूछ लिया, torrential rainfall, heavy rainfall, and these cyclones rotate anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere। अब इनको क्योंकि ट्रॉपिकल पूछा है, these tropical cyclone move under the influence of trade winds। These tropical cyclone move under the influence of trade wind from east to west। ये इनकी परिभाषा है। and they are formed in between tropical region। तो सब कुछ बता दिया इनके बारे में, इनकी परिभाषा बता दी, इनका एरिया बता दिया, कहां चलते हैं। तो देखो क्या क्या कवर हो गया इस परिभाषा में, देखो टेक्निकल सारे शब्द कवर हो गए, इसके अंदर सारी परिभाषा हो गई है कवर, क्लोज आइसोबार की भी बात हो गई, दिशाओं की भी बात हो गई, रोटेटिंग सिस्टम भी है, और साथ में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कवर हो गया, साथ में इनकी दिशा कवर हो गई, डायरेक्शन, ट्रेजेक्टरी कि कहां से कहां पे जाते हैं और किसकी वजह से जाते हैं। तो सारी बातें इस छोटे से फ्लो चार्ट के अंदर मैंने कवर कर दी। तो जब भी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को लिखें तो ये सारी बातें बताई जाएंगी। फिर आप बताओगे अच्छा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कुछ वजहें हैं, कुछ जगहों पे बनता है। सबसे पहला क्या है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन को पानी लगेगा, है ना, क्योंकि राइजिंग एयर जो है कन्वेक्शन करंट है, जिनके कंडेंसेशन के बाद ही इतनी लेटेंट हीट रिलीज होती है, और वही वो एनर्जी है जो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को ड्राइव करता है। तो इसमें क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर की सप्लाई। तो ये पानी में ही बन जाते हैं, मॉइस्चर सप्लाई चाहिए इनको, ठीक। तो इसलिए ये कहां पे बनते हैं, केवल याद रखना, केवल समुद्रों के अंदर बनते हैं, जमीन पे नहीं बनते। दूसरा, अब इन सारे सिस्टम के लिए आपको पता है कोरियोलिस फोर्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, और इक्वेटर से थोड़ा सा इधर उधर चले जाओ, तो चाहे नदर्न में चले जाओ चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ, तो इट स्टार्ट वर्किंग। सिंस इट विल स्टार्ट वर्किंग, तो कोरियोलिस फोर्स एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो इनको बनने के लिए इक्वेटर के बाहर की जगहें चाहिए। तीसरा, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए, द सी सरफेस टेम्परेचर हैज टू बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये जो है बन सकते हैं। तो मेजरली ये 3 फैक्टर इसको ड्राइव करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को, कि 27 डिग्री से ज्यादा सी सरफेस टेम्परेचर हो, ऐसे ही कोरियोलिस फोर्स हो, और मॉइस्चर का लगातार सप्लाई हो, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन शेप में आ जाते हैं। तो इनको बनने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन है, और ये इनकी परिभाषा है।
एक बार देख लेते ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल कैसे दिखेगी। तो यही सारी बातें मैंने लिखी हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में। एक और बात लिख सकते हो, जैसे इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं इसको हाईलाइट आप लोगों के लिए कर देता हूं। यहां पे एक शब्द लिखा है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की बात करिए। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, ऐसा है जो रेन बियरिंग क्लाउड होता है, तो आप इसी में करोगे एट द सेंटर द विंड राइजेस अपवर्ड क्रिएटिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड टॉरेंशियल रेनफॉल। तो ये पूरी बात लिख सकते हो, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्पेसिफिक ये बात है, राइट। बाकी सारी बातें यही लिखनी है जो मेरे इस फ्लो चार्ट में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस परिभाषा को लिख के रख लो, चाहे आप कोई स्टेट पीसेस भी दो, है ना, तो वहां पर भी ये जो है इस तरह के जो है बेसिक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बना है और ये इस चीज को दर्शाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलवेज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन दी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। और साथ में जो है एनसीईआरटी का डायग्राम बना है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जहां पे आई ऑफ द साइक्लोन, देखो साइक्लोन पूछा है तो ये डायग्राम अवश्य आएगा जहां आई ऑफ द साइक्लोन बनाओगे। मैंने आई ऑफ द साइक्लोन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, तो आई ऑफ द साइक्लोन वो एरिया जहां पे विंड विल स्टार्ट डिसेंडिंग डाउनवर्ड, क्योंकि अचानक से आप समझो ना इतना ज्यादा विंड ऊपर की दिशा में उठ रही है, क्योंकि विंड इतना ज्यादा ऊपर की दिशा में उठ रही है, उस उठती हुई विंड का अचानक से एडियाबैटिक कूलिंग होना, ठंडा हो जाना और एकदम से इतनी सारी विंड का दोबारा से नीचे की तरफ बैठना मींस एट सेंटर ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन इज द रीजन ऑफ एंटी साइक्लोन वेयर विंड्स डिसेंड फ्रॉम टॉप। तो ये एंटी साइक्लोन जो है क्रिएट कर जाता है आई ऑफ द साइक्लोन, इसलिए आई ऑफ द साइक्लोन इज द रीजन ऑफ काम एयर, आई ऑफ द साइक्लोन इज द रीजन ऑफ जिसके अंदर हम बोलेंगे कि क्लियर स्काई, सनी वेदर, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है आई ऑफ द साइक्लोन। तो ये आई ऑफ द साइक्लोन भी है, राइट। तो ये अलग से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि कभी प्रीलिम्स में भी ये कॉन्सेप्ट आए तो आपको परेशानी ना हो कॉन्सेप्ट को लेके, राइट। अब देखिए अगर साइक्लोन आया है तो आपने एरियाज भी बताने हैं कि पूरी दुनिया में कहां कहां पे साइक्लोन आता है। तो प्राइमरीली इट ट्रेवल्स, इट डेवलप इन दी ट्रॉपिकल रीजन और परहैप्स इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन, साउथ चाइना सी तक भी आ जाते हैं। तो ये सारे जो है एरियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन के देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे ये देखिए एरियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन के, ये देखिए साउथ चाइना सी, यही साउथ चाइना सी में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को और लिखेंगे किस नाम से बुलाया जाता है, इनको यहां पे बुलाया जाता है हरिकेन्स। ऐसे ही इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन को साइक्लोन नाम से पुकारा जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर इन्हीं ट्रॉपिकल साइक्लोन को यूएसए वाले जो है सॉरी मैं अभी नाम टाइफून नाम से बुलाते हैं। तो इनके अलग अलग नाम अलग अलग जगहों के ऊपर रखे गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम इनके अलग अलग जगहों के ऊपर रखे गए, राइट। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली नाम से पुकारा जाता है, राइट। तो ये सारे इनके उपनाम रखे गए हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के, क्लियर। अब नेमिंग, एक बार 2013 में यूपीएससी ने पूछा कि हाउ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड, 5 नंबर का सवाल था मात्र, हाउ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं, जैसे आप देखेंगे आजकल न्यूज में जो है कई सारे प्रकार के, दाना है, असना है, फेंगल है, शक्ति है, ये सारे नाम आ रहे हैं। तो बिपरजॉय एक पॉपुलर साइक्लोन भी आया, सुपर साइक्लोन की कैटेगरी का साइक्लोन था, है ना, तो वो भी एक बहुत खतरनाक साइक्लोन आया। तो हम बोलते हैं 13 मुल्क हैं, या अगर आप मेरे सामने देखोगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यूनाइटेड नेशन से बोला, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से बोला कि हमें इंडियन ओशन में साइक्लोन रखने के नाम रखने की आजादी मिलनी चाहिए। तो हमने इंडियन ओशन रीजन के अंदर 13 नेशंस को लोकेट किया, जो 13 नेशंस आर इफेक्टेड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे मैं नाम पढ़ता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, यमन, कतर, सऊदी, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर भी है ना पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की फ्रिंजेस के ऊपर ये सारे मुल्क हैं। तो हर मुल्क से बोला आप 13 नाम दे दो, 13 मुल्क हैं, 13 नाम ले लिए, 13 इंटू 13 169 नाम यहां मेरे सामने लिखे हुए। हर मुल्क ने नाम दे दिया, हमने लिस्ट 1 निकाली। लिस्ट 1 के अंदर हमने क्या किया कि अब नाम ऐसे देना शुरू किया। लिस्ट 1 में सारे मुल्कों के नाम लिखे हैं टॉप टू बॉटम। हमने क्या किया, निसारगा, ये सुना होगा शायद आपने, गति, निवार, टॉकिटी, यास, गुलाब, शहीद, ऐसे अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग नाम दिए। ये सारे नाम जब खत्म होंगे तो बिपार जो है, जो अभी लास्ट ईयर आया था, तो वो आ गया, फिर तेज आ गया, हमूम आ गया, मिधी आ गया, मिशोंग आ गया, रिमाल आ गया, असना आ गया, दाना आ गया, तो ये अब नाम है। तो ऐसे ऐसे ही सारी लिस्ट को एग्जॉस्ट करेंगे। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी सन 2030 और 32 तक, फिर नई लिस्ट को रिलीज कर देंगे। इस तरह से ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का नामकरण रखा गया, अलग अलग मुल्कों से लिखा गया। जैसे भारत ने देखो क्या नाम रखे, भारत के नाम यहां पे सारे सेकंड नंबर पे देखिए, भारत के नाम यहां पे दे रखे हैं, जैसे गति, तेज, मरासू, आग, व्योम, झर, प्रभावो, नीर, प्रभजन, है ना, घूर्णी, अंबुड, जलाधि, वेगा, तो ये भारत के नाम है। अच्छा बांग्लादेश के, चलो बांग्लादेश के बंगाली नेम है ना, तो ये सारे नेम है, अर्नब है, उपाकुल है, वर्षन है, ये सारे बंगाली नेम है। पाकिस्तान के जनरली उर्दू नेम इन्होंने रखे गए हैं, तो वो सारे नेम जो है गुलाब, असना, शाहिद, अफसान, है ना, सुजाना, परवेज, ये सारे नाम जो है पाकिस्तान के।
तो दिस इज हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर बीइंग नेम्ड। क्लियर। अब देखिए एक सवाल है यूपीएससी का, देख लेते हैं, सन 2014 के अंदर आया हुआ है और 13 में भी आया था। तो ये सवाल को देख लेते हैं कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सीधा है, अगर आप देखेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। व्हाई? कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीधा सवाल 10 नंबर, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इन एरियाज में ही क्यों आते हैं। तो तरीका क्या होगा, इंट्रोडक्शन आएगा, सवाल पूछा है यूपीएससी ने, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक सिंपल परिभाषा को लिखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या परिभाषा है, वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। कि जो अभी मैंने बताई कि दीज आर दी रोटेटिंग, फास्ट रोटेटिंग सिस्टम, है ना, which are having low pressure at the center and high pressure at the periphery, and winds rushes from high pressure to low pressure in an closed isobar। इस तरह से परिभाषित करेंगे। At the center the winds rises upward, creating cumulonimbus cloud and causing torrential rainfall, and these tropical cyclone moves under the influence of trade winds from east to west direction, है ना, and globally they have been named differently in different part of the world। तो उनके लोकल नाम लिख लेंगे, बिली बिली है, टाइफून है, हरिकेन्स है, ये सारे नाम उनके लिख देंगे। उसके बाद बताएंगे कि बॉडी पार्ट, कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये इन्हीं जगह में क्यों होता है। देखो साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्या खास है इन सारी जगहों में, मैप के जरिए देखेंगे ये सारी जगहें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम के थ्रू, ये बे ऑफ बंगाल है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा लोकेट हो पाए। ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ऐसे देखेंगे साउथ चाइना सी है, ऐसे देखेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको है। इन सारी जगहों पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये एनक्लोज्ड लैंड से घिरे हुए हैं। अगर आप देखोगे मैक्सिमम एरिया जो है 3 साइड से 2 साइड से एनक्लोज्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे 27 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर रीच होना कोई भारी बात नहीं है। तो आसानी से 27 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रीच हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिक्वायर्ड सी सरफेस टेम्परेचर मिल जाता है। तीसरा, इन सारी जगह पे ओशियानोग्राफी आपने पढ़ी, इन सारी जगहों पे पाइलिंग अप ऑफ वाटर है बिकॉज ऑफ द वार्म इक्वेटोरियल करंट, है ना। तो यहाँ पे वार्म इक्वेटोरियल करंट, जैसे पैसिफिक ओशन का नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है पानी को पाइल अप करेगा साउथ चाइना सी के अंदर, ऐसे ही इंडियन ओशन का इक्वेटोरियल करंट जो है इंडियन ओशन में पानी पाइल अप करता है, क्योंकि गर्मी के दौरान आपको पता है कि विंड सर्कुलेशन सिस्टम रिवर्स हो जाता है। तो विंड सर्कुलेशन सिस्टम रिवर्स होने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून सारा पानी बे ऑफ बंगाल में डाल देता है। ऐसे ही गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो कि अटलांटिक ओशन का करंट है, उससे वो पानी को इकट्ठा कर लेता है। तो गर्म पानी जो है इन सारे ओशन में इकट्ठा हो जाता है बाई डिफॉल्ट, तो उससे क्या होता है, ज्यादा संभावनाएं बन रही है। तीसरा है, ये एरिया थोड़ा सा इक्वेटर से बाहर है, रिक्वायर्ड कोरियलिस फोर्स बनता है, तीनों कंडीशन मीट करती है, और यहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैज बीन क्रिएटेड। मोरओवर, एक पहले से ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए। प्राइमरली कोई आइलैंड हो अगर समुद्र के बीच में, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है कि साइक्लोन को जल्दी फॉर्म कर देता है। तो साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में आपके पास अंडमान के बहुत सारे आइलैंड है, ऐसे ही आप देखोगे गल्फ ऑफ मेक्सिको में ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, कैरिबियन आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है। तो उसकी वजह से भी ट्रॉपिकल साइक्लोन उन सारी जगहों पर ज्यादा आते हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर है जो कि इन 3 समुद्रों के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन को जन्म देते हैं। फिर उसके बाद आप कंक्लूड करोगे इस आंसर को और कंक्लूजन में लिखोगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि क्लाइमेट चेंज जहां पे रिलेट कर पाओ वहां रिलेट कीजिए। तो यहां पे आप बोलोगे कि क्योंकि जो है समय के साथ हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग इसको बोलेंगे, वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से द इंटेंसिटी, वर्ड क्या यूज करोगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, पहले से खतरनाक आ रहा है, द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज इंक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो जाहिर सी बात है समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया तो साइक्लोन जल्दी बन जाएगा। दूसरी बात, आज साइक्लोन जो 30 डिग्री पे आ रहा है, कल को 35 डिग्री पे भी आएगा, क्योंकि ना कि केवल 30 का टेम्परेचर बढ़ा, 35 डिग्री सेल्सियस जो कि सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, वहां पर भी अब 27 डिग्री टेम्परेचर हो गया ग्लोबल वार्मिंग के बाद। तो मींस साइक्लोन के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अब पहले से बढ़ चुके हैं, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। तो इन सारी वजहों से हम बोलते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है अब ये 2 फैक्टर हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, राइट। तो ये जो है अभी हम लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा, क्लियर। तो अभी हमने क्या टॉपिक कवर किया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोगों ने कवर कर लिया, जो कि टॉपिक नंबर 6 है। अब हम देखो ये 15 टॉपिक हैं क्लाइमेटोलॉजी के, मेरी दृष्टि में इन 15 टॉपिक से आने की संभावना ही बनेगी, है ना। तो क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। अगर आप इनमें के कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो और अपने नोट्स को क्रिस्प कर लेते हो, तो आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे कि आप एक बेहतर आंसर वहां पे प्रेजेंट कर पाओगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास पढ़ लेते हैं, फिर इसी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट पढ़ लेंगे, फिर
टेम्परेट साइक्लोन पढ़ लेंगे, फिर एंटी साइक्लोन पढ़ लेंगे। तो टॉपिक नंबर 9 हम कवर कर लेंगे। अगली क्लास में प्रयास करेंगे कि 6 टॉपिक हम लोग कवर करें, जैसे आज 4 कर रहे हैं। अगली क्लास में लास्ट के जो टॉपिक इसमें है ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, दीज आर स्मॉलर टॉपिक। तो ये हो सकता है कि एक क्लास में मैं इसको वाइंड अप कर दूं। क्लियर? चलो अब एयर मास के टॉपिक को पिक करें, और ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल है, तो इसको गंभीरता से लेके जाएंगे। देखो एयर मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं एयर मास हैज बीन डिफाइंड एज अ लार्ज कॉलम ऑफ एयर या लार्ज पार्सल ऑफ एयर lying over a homogeneous surface, lying over a homogeneous surface, large column of air for a longer duration of time is known as air mass. एक एयर मास एक ऐसा टुकड़ा है हवा का जो कि बहुत लंबे समय से एक ही जगह पे रखा गया है। क्योंकि वो एक ही जगह पे रखा गया है, इट विल एक्वायर इट्स प्रॉपर्टीज, अपनी जो उसकी विशेषताएं हैं, इट विल एक्वायर इट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम, देखो कहां से लेगा प्रॉपर्टीज, फ्रॉम रीजन लाइंग बिलो, फ्रॉम रीजन लाइंग, इसके नीचे जो जमीन है उससे ही अपनी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा। तो दिस इज हाउ एयर मास आर डिस्क्राइब। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज को कहां से एक्वायर करेगा, फ्रॉम द रीजन लाइंग बिलो, तो उसको एयर मास करेंगे। और वो एरिया क्या होना चाहिए, होमोजेनस नेचर का होना चाहिए। अगर रेगिस्तान है तो बहुत बड़े एरिया में रेगिस्तान होगा, ताकि एयर मास की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपरली डेवलप हो पाए। तो ऐसे जमीन के हवा के टुकड़े को एयर मास बोलते हैं, कॉलम ऑफ एयर को या एयर पार्सल को एयर मास बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने एयर मास को परिभाषित कर दिया। अब हम बताएंगे जी अच्छा परिभाषित तो कर दिया, अब हमने एयर मास के त्रिवार्था करके एक ज्योग्राफर है, उनका नाम लिखना आवश्यक नहीं जीएस के अंदर, ऑप्शनल के अंदर तो लिखते हैं हम लोग। तो उन्होंने एयर मास के कुछ जो है अलग अलग नॉमेनक्लेचर किया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि अगर कोई एयर मास ठंडा है तो उसके लिए वर्ड अलग यूज करो, कोई गर्म है तो उसके लिए अलग यूज। उन्होंने कहा अच्छा क्या यूज करें, उन्होंने कहा अच्छा कोई ठंडा एयर मास है ना, उसको बोलो पोलर एयर मास, तो पोलर को पी लिख दिया करो। अच्छा अगर बहुत ही ठंडा है, आर्टिक ओशन में बना है, तो उसको सिंगल ए लिख दिया करो कि पोलर से भी ठंडा है तो वो ए है। अच्छा कोई आर्टिक से भी ठंडा कौन सा होगा, एंटार्क्टिका वाला होगा, तो एंटार्क्टिका के लिए नॉमेनक्लेचर एक काम करो डबल ए यूज करो। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे एयर मासेस का नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है। अच्छा वो कहेंगे कोई गर्म हो, वार्म एयर मास हो, तो उसके लिए जो है क्या हम लोग एनालॉजी यूज करें, कह रहे वार्म एयर कहां बनता है, कह रहे ट्रॉपिकल में बनता है। तो कहते हैं एक काम करते हैं ना, उसके लिए टी लिख दो फिर, तो टी स्टैंड फॉर गर्म है ना, ट्रॉपिकल, पी स्टैंड फॉर टेम्परेट जो कि मिडिल लैटिट्यूड के अंदर है, तो पोलर जो है मिडिल लैटिट्यूड में बनता है। ऐसे आर्टिक में ए बनेगा, एंटार्क्टिका में डबल ए बनेगा। ये उन्होंने टेम्परेचर के आधार पर इनके 4 नाम रख दिए। उन्होंने कहा केवल टेम्परेचर से क्या होगा, इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी तो देखना पड़ता है एयर मास में कैसा है। तो कहते हैं मॉइस्चर या तो होता है या तो नहीं होता। अगर मॉइस्चर है तो उसका नाम रख दो एम, एम मींस मॉइस्चर या मैरीटाइम। अच्छा अगर कहते हैं मॉइस्चर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ड्राई होगा। तो ड्राई का क्या करना है, कहते हैं कि ड्राई को तो सिंपल है कि कॉन्टिनेंटल बोलो, कॉन्टिनेंटल का मतलब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो बनेगा ड्राई, तो सी नाम रख दिया गया, सी स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंटल एयर मास। तो अब इन्होंने कहा इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एयर मास का टोटल नाम रखा जाएगा। एयर मास की 2 प्रॉपर्टी, उसका तापमान कितना है, उसका मॉइस्चर कितना है, तो 2 प्रॉपर्टी हो गई, तो दोनों के अलग नाम लिख ले। उदाहरण के तौर पे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का एयर मास कैसा होगा, देखो इंडियन ओशन समुंदर है और ट्रॉपिकल है, तो ट्रॉपिकल के लिए लिखेंगे टी, और समुंदर है तो एम, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, एमटी नाम हो गया। अच्छा अगर कोई सहारा डेजर्ट है, देखो नाम समझो, सहारा डेजर्ट में क्या होगा, सहारा क्या है, ड्राई, तो ड्राई के लिए क्या है हम यूज करेंगे कॉन्टिनेंटल। अच्छा गर्म है, बिल्कुल है, तो सी टी। तो सेम ट्रॉपिकल बेल्ट में, अब आप देखो मेरे साथ, ये देखो सी टी, तो सहारा डेजर्ट पे बना हुआ एयर मास क्या होगा, ड्राई, और ड्राई है तो कॉन्टिनेंटल है। अच्छा और गर्म है तो ट्रॉपिकल है। इसी के साथ में देखो इंडियन ओशन के अंदर बना हुआ एयर मास, तो इसका नाम क्या होगा, एम टी। तो ऐसे नाम रखे गए। अच्छा यूरोप है, साइबेरिया है, साइबेरिया का एयर मास जमीन है तो ड्राई होगा, तो साइबेरिया के लिए नाम देखो क्या रखेंगे, साइबेरिया का नाम सीखो, तो साइबेरिया के लिए कॉन्टिनेंटल ड्राई है। अच्छा ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, पोलर, तो सीपी नाम हो गया। तो इस तरह से एयर मासेस के नाम रखे जाते हैं। तो हमने क्या सीखना है, परिभाषा के अंदर एयर मास क्या होते हैं उनको डिफाइन करेंगे, कहां बनते हैं ये डिफाइन करेंगे कि एक होमोजेनियस लैंड है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये नाम लिख देना कि ये सारे नाम जो है एयर मासेस के जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, इस तरह से इनको पुकारा जाता है। थर्ड पार्ट, अच्छा अब एयर मास का जैसे सवाल करता हूं, फिर इसका मैं इंपैक्ट बताऊंगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस, सन 2016 का सवाल। तो एयर मास क्या होता है और ये कैसे मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस में योगदान देता है। परिभाषा एयर मास की जो मैंने बताई मैं रीड कर देता हूं आपके लिए।
एंड एयर मास रेफर्स टू अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जो कि मैंने बोला होमोजीनियस सरफेस होगा तो उसके टेम्परेचर में, मॉइस्चर में और अदर प्रॉपर्टीज के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी। तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सटेंडेड horizontally across vast geographical region. These air masses form distinct entities with specific thermal and moisture properties primarily influenced by their source region. तो ये इसकी परिभाषा है। फिर हमने बताया कि ऐसा है ये एयर मास कहाँ कहाँ बनते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा कि वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन, फिर उसका नाम लिख दोगे, उसका नाम एमटी रखा गया। दिस सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, फॉर एग्जांपल इन सहारा डेजर्ट द एयर मास हैज बीन नेम्ड एज सीटी, कि ड्राई भी है और गर्म भी है। द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड, ऐसे लैटिट्यूड जो कि हाई लैटिट्यूड और कोल्ड है, तो सी पी, कि ठंडा भी है और ड्राई भी है। द वेरी कोल्ड एंटार्क्टिका, सी ए, है ना, आर्टिक सी, एंटार्क्टिका सी डबल ए, आर्टिक सी ए। सी इज कॉन्टिनेंटल, जितने ठंडे एयर मास होते हैं वो ड्राई होते हैं। क्यों? आप लोगों ने मॉइस्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ह्यूमिडिटी। जो ठंडी हवा है उसमें कैपेसिटी नहीं होती पानी को रखने की, तो ठंडी हवाएं हमेशा शुष्क होती हैं, मींस ड्राई होती हैं, राइट, ये याद रखना है। और जो गर्म हवा होती है, अगर वो समुद्र से आ रही तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा, अगर वो जमीन से आ रही तो वो ड्राइनेस लेकर आएगी। क्लियर? तो इसकी आगे प्रॉपर्टीज आएंगी। आप कह रहे हैं जी एयर मास की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए ये डायग्राम आप एयर मास का ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। आप आराम से डायग्राम को देखिए, आप इस बात को कोरिलेट कर पाओगे जो मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। मैं उदाहरण भी यहां पे दोबारा से पेश कर लेता हूं आपके लिए, राइट। देखिए अब हमने कहा जी अटलांटिक ओशन है, यहां एयर मास एम्प्टी नेचर का है, मींस ठंडा है, गर्म है और साथ में उसमें मॉइस्चर से भरा हुआ है। ये जो सहारा डेजर्ट है ये तो ड्राई डेजर्ट है, तो यहां एयर मास क्या होगा? सी। सी इज कॉन्टिनेंटल, ड्राई। तो ये एयर मास क्या है? ड्राई है और गर्म है। और जो पानी है इसके साथ वो गर्म तो है लेकिन ड्राई थोड़ी है, वो मॉइस्ट है। तो एयर मास में एम आ गया वर्ड। तो ऐसे नाम, अब देखो यहां पे ड्राई एयर मास, देखिए ड्राई एयर मास, और ड्राई के साथ साथ क्या है ये एयर मास? ना कि केवल ड्राई है, ये ठंडा भी है, तो कोल्ड है। तो कोल्ड मींस पोलर, पी, राइट। ऐसे देखो आर्टिक ओशन के एयर मास सी ए, ड्राई तो है लेकिन वेरी कोल्ड है, बहुत ठंडा है, इसलिए ए लिखा, पी नहीं लिखा। अच्छा एंटार्क्टिका क्या है? इसको लिखो वेरी वेरी कोल्ड, ये इनके नाम है, लेकिन साथ में ड्राई है। तो बहुत ठंडा है तो ड्राई तो स्वाभाविक है, होगा। क्लियर? तो इस तरह से एयर मास को हमने परिभाषित किया। अब देखो ग्लोबल लेवल पे ये जो है क्या काम करते हैं एयर मासेस। पहला काम, ग्लोबल लेवल पे एयर मासेस फ्रंट फॉर्मेशन, अभी मैं अगला टॉपिक बताऊंगा वहां डिटेल में कर लेंगे, शब्द आपने सुना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम करके चला हूं कि जिस बच्चे की तैयारी है वही हमें देख रहा है। बेसिक वाले के लिए तो ये वैसे भी वीडियो जो है उतने कारगर नहीं रहेंगे। देखिए तो फ्रंट फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एरिया है इन एयर मासेस के लिए। तो फ्रंट फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि जब ये दो एयर मासेस मिडिल एल्टीट्यूड में जाके टकराएंगे, कौन से एयर मासेस टकराते हैं? मैरीटाइम ट्रॉपिकल एंड कोल्ड पोलर एयर मास, है ना, ड्राई एयर मास। तो ये जब टकराएंगे तो फ्रंट फॉर्मेशन बनाएंगे, जिसको पढ़ेंगे। अच्छा इंडियन मॉनसून जो आता है जनरली समर्स के अंदर, वो कुछ भी नहीं है, इट इज द मूवमेंट ऑफ, लिखा है मैंने वर्ड ट्रॉपिकल, अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया था, इंडियन ओशन में क्या बन रहा है? एम्प्टी एयर मास। यही तो मूव हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको इंडियन मानसून जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगा। तो इंडियन मानसून भी कुछ नहीं है। आजकल जो बरसात हो रही है, सितंबर का महीना है ना, तो आजकल जो बरसात हो रही है, ये बरसातों के अंदर जो एयर मास आ रहा है वो इंडियन ओशन से आ रहा है, इसलिए वो एयर मास क्या है? वो एक मॉइस्ट एयर मास है और इंडियन ओशन से मूव करता हुआ आया है, राइट। तो ये एक एयर मास की प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे। अब ऐसी देखिए एयर मास जनरली, अगर जैसे लू है, गर्मियों में लू चलती है, तो वो कुछ भी नहीं है, हीट वेव्स है। तो लू के अंदर हीट वेव्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एयर मास क्या कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह गर्म हवाएं चल रही है, उनको लेके चले गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक हवा का नाम पढ़ते हैं हरमटन, हम एक हवा का नाम पढ़ते हैं सिरक्को, एक हवा है शामल। तो इसमें लिखोगे कि ये जो गर्म हवाएं हैं ये डस्टी विंड्स, डस्टी सैंड लेडन ड्राई विंड्स, ड्राई एंड वार्म विंड्स, एक जगह से दूसरी जगह हीट वेव को लेके जाती है और वहां पे तबाहियां करती है। तीसरा लिखेंगे कोल्ड वेव्स, कि ये एयर मासेस जैसे ब्लिजर्ड है, पुरगा है, शीत लहर भारत में चलती है, तो ये कोल्ड वेव्स भी लेकर आएंगे और एक जगह से दूसरी जगह ठंडा टेम्परेचर को ट्रांसफर करने का काम एयर मास करेगा, राइट। तो ये चार जो है एयर मास के मैक्रो क्लाइमेटिक इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये उसका परफेक्ट एक मॉडल आंसर है जिसको आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात? चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी था, फ्रंट फॉर्मेशन के टॉपिक को समझेंगे। अब फ्रंट के टॉपिक को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये डायग्राम देखिए क्यों आवश्यक है। देखिए
अब हम लोगों ने ऑलरेडी जो है लास्ट क्लास में प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम किया, तो प्लैनेटरी सर्कुलेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, मिडिल लैटिट्यूड से जो गर्म हवाएं हैं, जो वेस्टर्लीज जिनको बोल रहे हैं, वो प्राइमरीली मान लो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, एक ऐसा एयर मास है जिसके अंदर मॉइस्चर है और वो गर्म है, वो अपनी जगह से मूव कर रहा है और मिडिल लैटिट्यूड की तरफ को जा रहा है, दैट इज इट इज ट्राइंग टू गो एट द लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री। अब यहां पे जाने का प्रयास कर रहा है। अब इन लैटिट्यूड में ऊपर से हायर लैटिट्यूड से हवाएं उतर रही हैं और ये ठंडी हवाएं हैं, और ये ठंडी हवाएं क्या है, पोल ईस्टर्लीज हैं। इनका जो नेचर है वो ड्राई है, तो ये एयर मास एक ड्राई एयर मास है, कॉन्टिनेंटल और पोलर एयर मास है। तो दो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज की एयर मासेस जब एक कॉमन जोन में आके टकराता है तो फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये शब्द उठाया गया है, जनरली आर्मी पर्सन का बहुत योगदान है ज्योग्राफी के अंदर, तो उन्होंने इस तरह की शब्दावली दी है। जैसे अगली क्लास में हम जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे तो ऐसे ही शब्द है, फ्रंट पढ़ेंगे तो इसमें देखो शब्दावली में समझाऊंगा भी किस तरह से ये लोग नाम को यूज करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है हवाएं जाके टकरा रही हैं एक जोन के ऊपर, और इस जोन का नाम क्या है, फ्रंट। अब इसको समझिए, आर्मी में क्या हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो फौज एक बॉर्डर के ऊपर टकरा गई, तो उन दोनों की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, उनका कपड़ा डिफरेंट है, उनकी फिलॉसफी डिफरेंट है, उनकी बनावट डिफरेंट है। तो फ्रंट, अब देखो कीवर्ड ध्यान रखना, इसकी परिभाषा क्या होगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, नहीं पूछा गया तो इसकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो फ्रंट के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, दीज आर दी जोन, वर्ड देखो, जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी परिभाषा में। दीज आर दी जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वेयर, अब दूसरा कीवर्ड, टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस, डिस्टिंक्ट इज इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट एयर मासेस कन्वर्ज, टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस कन्वर्ज, उसको हम फ्रंट बोलेंगे। तो फ्रंट आर दी जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस कन्वर्ज इन मिडल लैटिट्यूड एरिया, इन मिडल लैटिट्यूड, उसको हम लोग फ्रंट बोलेंगे। तो इसमें क्या हुआ, तीन इंपॉर्टेंट एरियाज, these are the zone of discontinuity where two distinct air masses converge in middle latitude are known as front, right? अब सिंपल तो हो गया, फ्रंट एक ऐसा एरिया है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है हम कहेंगे एलओसी फ्रंट बनेगा, एक वो लकीर है जिसके एक तरफ दूसरी आर्मी और दूसरी तरफ दूसरी आर्मी, यहां पे वो लकीर के क्या है, एक तरफ ठंडी और जो है ड्राई एयर है, दूसरी तरफ गर्म और मॉइस्चर से भरी हुई एयर है। तो उस एयर को, उस जहां पे इन दोनों का टकराव हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, उसको बोला जा रहा है जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी हम अर्थ के अंदर क्या पढ़ते थे, गटनबर्ग, रेपेटी, मोहरोविक, है ना, ये सारी डिसकॉन्टिन्यूटी थी। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या है, अगर मेंटल चल रही है तो वो खत्म हो गई और क्रस्ट शुरू हो गया या कोर शुरू हो गया। तो सेम ऐसी है कि ठंडी हवा थी वो नहीं है, अब गर्म हवा आ गई, डन है। तो ऐसे हम फ्रंट को डिफाइन करें। अब जब ये हवाएं टकराती हैं, कई बार ये हवाएं एक दूसरे के साथ देखो हेड ऑन कोलिजन में टकरा जाएंगी। अभी तो मैं एंगल में टकरा रहा था, तो अब मैं कहता हूं नहीं, एंगल में नहीं टकरा रही है, ये जैसे मेरे एरो को देखो इस तरह से टकरा गई। जब हवा इस तरह से टकरा जाएगी, जहां कोरिलिस फोर्स अभी पिक्चर में नहीं आया है, ऐसे फ्रंट को बोला जाएगा स्टेशनरी फ्रंट। मैं उदाहरण भी दूंगा स्टेशनरी फ्रंट को कैसे हम लोगों ने समझना है। स्टेशनरी फ्रंट में क्या हो रहा है, मान लीजिए मेरे हाथ को देखिए, एक हाथ दूसरे हाथ, कहां गया, एक हाथ दूसरे हाथ से ऐसे टकरा गया, तो अब क्या होगा, हवाएं दो, एक गर्म हवा का एक जो है, जैसे आपका रूम है जहां पे आप बैठे, ये जो गर्म हवा है आपके रूम में भरी हुई है और ये पुश कर रही है रूम के दूसरी तरफ, जो दूसरा रूम है वहां पे ठंडी हवा है। तो जो दीवार है इन दोनों के बीच में, जो वॉल है, इसमें पुशिंग चल रही दोनों एयर की तरफ से, तो दोनों हवाएं एक दूसरे को धक्का मारेंगी, कोई एक दूसरे को डिसलोकेट कर ही नहीं पाएगा, सीधे हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन है तो एक दूसरे को बस धकेलते रहेंगे। उससे क्या होगा, इस पूरे जोन में जहां पे ठंडी हवा, ध्यान से सुनना, ठंडी हवा गर्म हवा के कांटेक्ट में आ जाएगी, इस पूरे जोन में बारिश होगी। क्यों, जैसे ही गर्म हवा जिसके अंदर है मॉइस्चर, वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी। सिंपल, आजकल तो बरसात चल रही है, आप देख सकते हो, पानी की बोतल फ्रिज से निकालो और उसमें बाहर कंडेंसेशन हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सिमिलरली है कि अगर ठंडी हवा गर्म हवा के कांटेक्ट में आएगी, हम पढ़ते नहीं करंट्स के अंदर, ओशन करंट में फॉग फॉर्मेशन, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो बारिश हो जाएगी। सिंपल फंडा। तो स्टेशनरी फ्रंट को कैसे डिफाइन करेंगे, हियर रेनफॉल अकर इन अ लार्ज एरिया, है ना, बट द नेचर ऑफ द रेनफॉल विल बी ड्रिजलिंग टू द लाइट प्रेसिपिटेशन, बहुत खतरनाक बारिश नहीं होगी, बिकॉज एसेंट राइज ऑफ एयर इज नॉट देयर। तो ऐसे हमने फ्रंट को डिफाइन किया, फ्रंट की एक टाइपोलॉजी को डिफाइन किया जिसका नाम रखा गया स्टेशनरी फ्रंट। अच्छा, दूसरा फ्रंट देखो, जब हवाएं, अब मानो एक एंगल आ गया
हवाएं सीधी नहीं टकरा रही है, बहुत टाइम तक टकराते टकराते मिडल लैटिट्यूड में कोरियलिस फोर्स पिक्चर में आ गया। कोरियलिस फोर्स आते ही यहां पे ये जो पॉइंट मैंने बनाया है यहां इस एंड, अब कोरियलिस फोर्स कैसे लगता है देखो, अब एरो के डायग्राम वो देखना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यही पढ़ा था। तो वार्म फ्रंट यहां पे बनेगा। ये ना जनरली बच्चों को फ्रंट समझ नहीं आते, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं, वार्म फ्रंट। और इस एंड पे बनेगा कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। अब क्यों यहां वार्म फ्रंट बना? जो वार्म फ्रंट है, देखो कैसे ये लोग आर्मी की वोकेबलरी यूज करें, कहते हैं जब वार्म एयर शब्द है इन्वेड, जैसे पूरे ना वर्ल्ड वॉर वाले शब्द है, व्हेन वार्म एयर इन्वेड द टेरिटरी ऑफ कोल्ड एयर, वार्म फ्रंट इज फॉर्म्ड। वार्म एयर इन्वेड द टेरिटरी मींस वार्म एयर इज एग्रेसिव, तो यहां क्या लिखेंगे, वार्म एयर इज एग्रेसिव। इनके शब्द ऐसे इस्तेमाल होते हैं, एग्रेसिव। और इससे क्या होगा, अगर गर्म हवा है, गर्म हवा की क्या प्रॉपर्टी होती है वार्म एयर की, ये मॉइस्ट होगी और साथ में वार्म है, इन दोनों की वजह से इसका वजन हल्का हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा का वजन हल्का होता है, लाइटर हो गई। लाइटर होगी तो जब ये ठंडी हवा से टकराएगी तो कोल्ड एयर कैसी होती है, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर होती है ड्राई, डेंस, हैवी। ऐसी भारी हवा से टकरा गई, जब भारी हवा से टकरा गई तो दो हवाएं टकरा गई तो एयर अपलिफ्ट हो जाएगी। ये देखो वार्म एयर, मेरे ध्यान से डायग्राम को देखना, कोशिश करता हूं अच्छा डायग्राम बने ताकि आपको चीजें समझ आए। ये राइजिंग वार्म एयर है, और ये कोल्ड एयर है जो कि भारी है, ये हिली नहीं अपनी जगह पे। तो राइजिंग वार्म एयर, राइजिंग वार्म एयर मींस ऊपर तक हवा बदलेगी। एक नेचर ऑफ क्लाउड बनता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्लाउड, सीरस, सीरस नेचर का क्लाउड बन जाएगा। तो इस तरह से वार्म फ्रंट डिफाइन होता है। तो वार्म फ्रंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहां पे स्लोप जेंटल होता है, आप देखोगे धीरे धीरे हवा राइज करेगी, जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप में क्या होता है, स्लो एसेंट ऑफ एयर, स्लो एसेंट की वजह से क्या होता है, ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी होगी, ड्रिजलिंग। ये जो है वार्म फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल फंडा। अब देखिए दूसरी तरफ, अब ये डायग्राम को मैं दोबारा फ्रंट के बनाता हूं, क्योंकि इसी फ्रंट में दूसरा डायग्राम देखिए, फिर से इस डायग्राम को रीइटरेट करते हैं, क्योंकि फ्रंट का कॉन्सेप्ट काफी पेचीदा होता है, इसीलिए टेम्परेट साइक्लोन भी बच्चों को नहीं समझ आ पाते। लिखिए, मेरे साथ साथ अगर आप ये डायग्राम बना लोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऐसे हवा टकरा गई, तो इस पॉइंट पे बना वार्म फ्रंट, जो अभी मैंने समझाया। तो यहां पे वार्म एयर वॉज एग्रेसिव। अब फौज की भाषा में बोलते हैं, ये जो सेकंड मैंने लिखा यहां पे बना कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट के अंदर क्या होगा, यहां पे ये वर्ड क्या यूज करते हैं, कोल्ड एयर इज एग्रेसिव, या आप देख भी सकते हैं कोल्ड एयर पुश कर रही है, कोल्ड एयर इज एग्रेसिव रियर एंड में। क्योंकि कोल्ड एयर एग्रेसिव है तो होगा क्या कि कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश करेगी। कोल्ड एयर क्या है, भारी है, डेंस है। तो जब मान लीजिए एक ट्रक टकरा गया एक कार के साथ, तो ट्रक क्या करेगा, अगर ट्रक बहुत तेजी से आया है और वो कार से टकरा गया तो वो क्या करेगा, कार को बहुत ऊपर अब्रप्टली अपलिफ्ट कर देगा, वैसे ही समझ लो। तो कोल्ड फ्रंट के टाइम पे एक भारी हवा एक लाइट गर्म हवा से टकरा गई, तो गर्म हवा एब्रप्ट राइज करेगी। इस एब्रप्ट राइज की वजह से अगर आप देखोगे कि डिफरेंट वेदर फिनोमिना शेप में आते हैं। उदाहरण के तौर पे ये आई भारी हवा एग्रेसिवली, ये टकरा गई, ये देखिए कोल्ड डेंस एयर, ये आके टकरा गई वार्म लाइट एयर से। उससे क्या होगा, एब्रप्ट अपलिफ्टिंग। नेचर ऑफ क्लाउड विल बी क्यूमुलोनिम्बस। क्यों हुआ ऐसा, अब्रप्ट अपलिफ्टिंग। अब्रप्ट अपलिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, हैवी रेनफॉल, तो भारी बारिश होगी, हैवी रेनफॉल। ये मैं फिनोमिना फिर समझाऊंगा जब मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत के अंदर समझाऊंगा, आपको समझ आएगा कि सर्दियों की बारिश का एक नेचर होता है, वो नेचर आप डिकोड कर जाओगे। तो ये बन गया है हमारा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में कोल्ड का नाम कोल्ड फ्रंट क्यों रखा, क्योंकि यहां पे कोल्ड एयर इज एग्रेसिव, तो इसलिए इसको कोल्ड फ्रंट बोला गया। क्लियर हुई बात। तो ये जो है कोल्ड फ्रंट का एक फिनोमिना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रंट की परिभाषा बताई, फ्रंट के टाइप बताए भैया, एक स्टेशनरी होता है, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। चौथे नेचर का फ्रंट होता है जिसको बोला जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट।
चौथा होता है ऑक्लूडेड। ऑक्लूडेड का मतलब होता है खत्म हो जाना, ऑक्लूडेड या मर जाना, फ्रंटोलाइसिस, इसी को बोला जाता है फ्रंटोलाइसिस। अब देखो इस इमेज को, जो इमेज मैंने बनाई, यहां पे मान लो आप जो है एक दीवार है आपके सामने जो है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया, उसके पीछे ठंडी हवा है, आप एक वार्म एयर के जोन में बैठे हो। अब ये दीवार अभी तक तो सीधी थी, तो स्टेशनरी फ्रंट, अब समझो दीवार में एक टिल्ट आ गया, है ना, मेरे दोनों हाथ आपको दिख पाएंगे इस एंगल से, एक जो है दीवार में टिल्ट आ गया। टिल्ट से क्या हो रहा है, एक मेरा हाथ जो है ज्यादा पुश कर रहा है इस तरफ, दूसरा हाथ इधर पुश कर रहा है, तो एक तरफ तो वार्म एयर एग्रेसिव है, एक तरफ कोल्ड एयर एग्रेसिव है। तो ये जो वार्म और कोल्ड का एग्रेशन है एयर का, है ना, तो इसी की वजह से जो है ये सारी चीजें हो रही है। तो अब जहां तो हो क्या रहा है ओवरऑल, चाहे वार्म फ्रंट बन रहा है चाहे कोल्ड फ्रंट बन रहा है, दोनों के केस में जमीन पर से वार्म एयर रिप्लेस कर रही है कोल्ड एयर को। दोनों के केस में वार्म एयर इज रिप्लेसिंग दी कोल्ड एयर, है ना। तो जमीन पे रह गई कोल्ड एयर, ऊपर चली गई वार्म एयर। जब एयर ऊपर चली गई, एडियाबैटिक कूलिंग का प्रोसेस होपफुली आपको पता हो, जब वार्म एयर ऊपर चली ही गई है तो वो ऊपर जाके ठंडी हो गई, एडियाबैटिक कूलिंग। अच्छा ऊपर गई है तो बादल भी बने हैं दोनों केसेस में, तो वो ड्राई भी हो गई है। तो ऊपर गई एयर जो जमीन पे तो गर्म थी, ऊपर ठंडी हो गई है, सारा मॉइस्चर भी शेड कर दिया, तो वो बन गई है ड्राई एयर। तो ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब है कि जो ऊपर एयर गई है वो बन गई है कोल्ड एंड ड्राई, और नीचे भी कौन सी एयर थी, कोल्ड एंड ड्राई। जब तक दो डिस्टिंक्ट एयर थी तो उसके बीच की लकीर को आप बोल सकते थे इट इज द जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसके एक तरफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की एयर है, दूसरी तरफ डिफरेंट। आज आपको पता ही नहीं चल रहा, जमीन पे भी ठंडी हवा ड्राई हवा, ऊपर भी ड्राई हवा और ठंडी हवा, तो आपको पता नहीं चल रहा वो लकीर कहां गई है। तो इसका मतलब वो ब्लर हो गई लाइन। जब ऐसा लगे कि वो लाइन ब्लर हो गई है तो आप बोलोगे फ्रंट रहा ही नहीं, फ्रंट खत्म हो गया। फ्रंट तो वो लकीर थी, वो रेखा थी, वो बॉर्डर लाइन थी जो पाकिस्तान और भारत को कवर कर रही थी। अगर हम पीओके को अपने अंडर ले लेते हैं, पाकिस्तान को भी हम हमारे अंडर ले लेते हैं, तो एलओसी कहां रह जाएगी, तो ऐसे ही फ्रंट नहीं रह जाएगा, राइट। तो ये जो है चार तरह के फ्रंट होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है, मैंने डाले प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप लिख के भेजिए मुझे, मैं चेक करूंगा। तो क्वेश्चन क्या अगर आ जाता है कि व्हाट आर फ्रंट्स, है ना, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फ्रंट्स। क्लियर, सिंपल। अच्छा अब फ्रंट के माध्यम से ही मैंने, अब डायग्राम देखिए, फ्रंट को इस तरह से डायग्राम आपने पेपर में बनाना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रंट का। अब देखिए फ्रंट कहां पर आ रहे हैं, जहां पे दो ठंडे और गर्म एयर मास टकरा रहे हैं, वो कहां टकरा रहे हैं, आप देखें मिडिल लैटिट्यूड के ऊपर टकरा रहे हैं, तो सारे एयर मासेस मिडिल लैटिट्यूड पे टकरा रहे हैं, तो वहां पे क्या बनेंगे, फ्रंट। तो फ्रंट पूरी दुनिया में कहां पे आते हैं, मिडिल लैटिट्यूड के ऊपर आते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये फ्रंट का स्टेशनरी फ्रंट, एक ठंडा एयर मास एक गर्म एयर मास और क्लाउड बन रहे हैं क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा है। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए, ये एक जीआईएफ इमेज है। यहां पे वार्म फ्रंट है, एक गर्म एयर कोल्ड एयर की टेरिटरी में इन्वेड कर रही है और धीरे धीरे सीरस क्लाउड, स्ट्रेटो क्लाउड, है ना, और नीचे की तरफ निम्बस क्लाउड बन रहे। तो सीरीज ऑफ क्लाउड विल बी फॉर्म्ड, है ना, और बड़ी हाइट तक क्लाउड बनेंगे। ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे वार्म फ्रंट। इसके अंदर कैसी रेनफॉल होगी, ड्रिजलिंग होगी। दूसरा देखिए कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में देखिए भारी एयर मास, ठंडा एयर मास इन्वेड कर रहा है वार्म एयर मास के टेरिटरी में और उसको एब्रप्ट अपलिफ्टिंग करके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, और ऐसे केस को बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, जिसमें बारिश हैवी शावर होते हैं फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, मींस हैवी शावर फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, राइट। ऐसे फ्रंट को कोल्ड फ्रंट बोला जाता है। जब ये दोनों ही हो जाते हैं तो जमीन पे अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर, तो हर जगह ही ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड एयर है, और ऊपर गई हुई हवा जो कि ऊपर जाने से एडियाबैटिक कूलिंग हो गई इसकी, और एडियाबैटिक कूलिंग के बाद ये भी हवा हो गई ठंडी, और बादल बनने के बाद ये हवा हो गई ड्राई। तो इस हवा का कैरेक्टर है कोल्ड एंड ड्राई। इसकी वजह से क्या होगा, नीचे भी ड्राई एयर कोल्ड एयर, ऊपर भी कोल्ड एंड ड्राई, फ्रंटोलाइसिस हो गया, फ्रंट मर गया है, डिके हो गया है फ्रंट, डिके ऑफ द फ्रंट, राइट। इसे फ्रंटोलाइसिस या ऑक्लूडेड। तो चार तरह के फ्रंट होते हैं। ये बेसिकली स्टेजेस पढ़ ली हमने किसकी, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन यही होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन की परिभाषा क्या है, अभी मैं पढ़ा देता हूं। देखो ऐसा दिखता है टेम्परेट साइक्लोन। आपको ये जमीन से नहीं दिखेगा, ये नासा की इमेज है, सैटेलाइट से आपको दिखेंगे बादल ऐसे उड़ते हुए, हवाएं जो है स्पाइरली ऊपर की दिशा में जा रही है टेम्परेट साइक्लोन में, और सीरीज ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म। स्ट्रेटस क्लाउड बने ना, मैंने बोला सीरीज ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म। देखो, और एक बार ये टेम्परेट साइक्लोन बन गया, दे विल मूव। देखो मिडल लैटिट्यूड में डायग्राम बनाते हैं, मिडल लैटिट्यूड में एक बार दो हवाओं के कोलिजन से साइक्लोन बन गए, जिनको टेम्परेट साइक्लोन बोल रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, फ्रंट है, ये मूव करने लगेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। तो यहां पे क्या चलती है, वेस्टर्लीज।
तो ये जो मैंने फिनोमिना बताया कुछ भी नहीं है, टेम्परेट साइक्लोन है। तो टेम्परेट साइक्लोन को क्या बोलेंगे? दीज आर दी, वही परिभाषा, लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर एंड हाई प्रेशर सिस्टम एट द पेरिफेरी एंड विंड रशेस फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एंड दी साइक्लोन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिंपल परिभाषा। तो इस तरह से हम इनको परिभाषित करेंगे टेम्परेट साइक्लोन को, राइट। दीज टेम्परेट साइक्लोन इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशन ऑफ tropical claim, tropical area, middle latitude. These temperate cyclone influence the weather condition of middle latitude and they could be formed anywhere over land and water. कहीं पर भी देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन को तो पानी लगेगा, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको दो हवाओं का टकराना चाहिए, वो कहीं पर भी टकरा सकती है। ऐसे फिनोमिना को बोलेंगे ट्रॉपिक टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर? तो इनकी देखो परिभाषा में रीड कर लेता हूं। टेम्परेट साइक्लोन आर द लो प्रेशर सेंटर प्रोड्यूस इन द मिडल लैटिट्यूड दैट इज 35 डिग्री टू 60 डिग्री north and south latitude. They are categorized by converging and rising air, cloudiness and precipitation. They are formed by the convergence of two contrasting, front की बात करें ना, two contrasting air masses, that is warm and moist tropical air mass and cold and dry polar air mass, right? तो सिंपल परिभाषा है ना। तो ये जो है टेम्परेट साइक्लोन की परिभाषा है, इसको समझना है। टेम्परेट साइक्लोन आकार में ट्रॉपिकल साइक्लोन से बहुत बड़े होते हैं, तो इनका साइज बहुत बड़ा है। देखिए इनकी ट्रेजेक्ट्री देखिए, हर चीज की ट्रेजेक्ट्री हमने जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की भी ट्रेजेक्ट्री देखी थी, इनकी ट्रेजेक्ट्री देखिए किस तरह से है। ये एक बार बनेंगे तो ये देखिए यहां पे बने तो इधर मूव करने लगे, क्यों? वेस्टर्लीज इस दिशा में चल रही है। तो देखिए ये टेम्परेट साइक्लोन रेड पेन से जो मैं बना रहा हूँ, बाल्टिक सी में घुस गए, है ना, बेरेंट सी में घुस गए। ये है मेडिटेरियन सी का बना हुआ टेम्परेट साइक्लोन जो भारत में आएगा और इसको बोला जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसी को बोलते हैं ना हम लोग, तो इसको बोला जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये टेम्परेट साइक्लोन है। क्लियर? ये सारी चीजें। तो अगर आ गया ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, तो आपने समझाना है ट्रॉपिकल और टेम्परेट में क्या फर्क होता है। भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये तो ट्रेड विंड के हिसाब से चलता है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि टॉरिड जोन में, ट्रॉपिकल जोन में कौन सी चलती है? ट्रेड विंड्स। ऐसे ही टेम्परेट जोन में कौन सी चलती है? वेस्टर्ली ईस्ट। तो ये वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे टेम्परेट साइक्लोन। अच्छा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये छोटे इलाके में चलते हैं, छोटा एरिया होता है, 300 किलोमीटर का डायमीटर होता है, फास्ट चलते हैं, स्विफ्ट है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बड़े इलाके में, जैसे मैंने बोला 2000 किलोमीटर का रेडियस होता है, और ये स्लो होते हैं, स्लगिश होते हैं। ये दो वर्ड याद रख लेना, स्विफ्ट मतलब फास्ट, स्लगिश मतलब स्लो। ऐसे ही वेलोसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बहुत ज्यादा होती है, जो कि लिखा है, और इसकी वजह से डिवास्टेशन करते हैं, डिजास्टर लाते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डिजास्टर माने जाते हैं। हमारे सर्दियों में बारिश होती है, वो तो डिजास्टर नहीं मानी जाती, तो टेम्परेट साइक्लोन डिजास्टर नहीं माने जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। टेम्परेट साइक्लोन को ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें जमीन और पानी कहीं पर भी ये बन सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्योंकि छोटा सिस्टम होता है, 7-8 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन जो है 15-20 दिन रहते हैं। तो ये इनके बीच के कुछ कंपैरिजन है जो समझिए, तो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे और मेंस में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करेंगे। हो गई बात। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, दैट इज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन साइक्लोन के बिल्कुल विपरीत है जो अभी तक हम लोग पढ़े थे। एंटी साइक्लोन को कैसे परिभाषित करेंगे कि एंटी साइक्लोन वो सिस्टम है, इनको बोला जाएगा, देखिए कीवर्ड के साथ परिभाषा, हाई प्रेशर सिस्टम है। हाई प्रेशर सिस्टम मींस हाई प्रेशर एट द सेंटर, दीज आर द सिस्टम वेयर हाई प्रेशर इज एट द सेंटर एंड लो प्रेशर इज एट द पेरिफेरी। एंड विंड, आपको पता है हाई टू लो जाएगी, अभी पिछली क्लास में पढ़ा, एंड विंड रशेस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, किसमें? इन क्लोज्ड आइसोबार। परिभाषा इसकी भी सेम रहेगी, इन क्लोज्ड आइसोबार। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? एंटी साइक्लोन। सिंपल परिभाषा। तो ये एंटी साइक्लोन, ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स। एक अभी मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक कहां पे बनेगा? तकरीबन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वाले एंटी साइक्लोन को बोलेंगे वार्म एंटी साइक्लोन। वार्म एंटी साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है जो कि ठंडी जगहों पे बनेगा, पोल्स पे बनेगा। ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोला जाता है कोल्ड एंटी साइक्लोन, नॉट साइक्लोन, कोल्ड एंटी साइक्लोन, राइट। अब इन्हीं की परिभाषा के अंदर देखो एक चीज वैल्यू ऐड करेंगे। मैंने उस टाइम आपको पढ़ाते हुए लास्ट क्लास में बताया भी था कि यहां पे जब सेंटर पे, एंड जैसे हमने साइक्लोन में क्या लिखा था, विंड राइजेस एट द सेंटर कॉजिंग क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल, लेकिन यहां पे रशेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ पेरिफेरी एट द सेंटर
एयर सिंक्स, एट द सेंटर एयर सिंक्स, सेंटर पे हवा बैठ जाएगी, दब जाएगी। एट द सेंटर एयर सिंक्स कॉजिंग हाई प्रेशर, और एयर सिंक होगी तो क्या होगा, नो क्लाउड फॉर्मेशन, जो मैंने लास्ट क्लास में भी लिखा था, नो क्लाउड फॉर्मेशन एंड सनी वेदर। नो क्लाउड फॉर्मेशन मींस क्लियर स्काई हो जाएगा, जब बादल ही नहीं होंगे तो आसमान साफ होगा। क्लियर स्काई मींस सनी वेदर, सनी वेदर मींस नो रेनफॉल, जब बादल नहीं है तो बारिश कहां से होगी, नो रेनफॉल। तो जनरली ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद डेजर्ट्स, आर एसोसिएटेड विद डेजर्ट्स, राइट। तो ये सारे कीवर्ड और फ्लो चार्ट में आप चीजों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, राइट। इस तरह से एंटी साइक्लोन को परिभाषित करेंगे। देखिए डायग्राम, ये देखिए ऊपर से नीचे हवा बैठ रही है और नीचे हवा जाके डाइवर्ज हो रही है, तो कैसे होगा ये डायग्राम अगर इसका बनाना हो तो ये सेंटर में हाई प्रेशर और एरिया हवा डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ भाग रही है, तो डाइवर्जेंस इज देयर, साइक्लोन इज कन्वर्जेंस इज देयर। तो एंटी साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद कीवर्ड डाइवर्जेंस, हवा भागेगी, एंटी साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस। क्लियर, देखिए डायग्राम। अब ये नासा ने डायग्राम इमेज लिया, जब आसमान साफ है तो ऊपर सैटेलाइट से देखोगे तो आपको बादल दिखेंगे नहीं, अगर बहुत बड़े हिस्से तक बादल नहीं दिख रहे तो आपको क्या लगेगा, एक एंटी साइक्लोन बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर एंटी साइक्लोन एक बार बैठ गया, अगर ठंडी जगह का एंटी साइक्लोन है तो ये ठंडी शीत लहर ले आएगा, अगर गर्म जगह का एंटी साइक्लोन है तो ये लू ले आएगा। तो मींस सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जो लू बनती है, शामल बनती है ना, जो शिमूम बनती है, ये जो हवाएं हैं, सिरक्को है, ये सब इसी की देन है। अगर सर्दियों वाले इलाके में ब्लिजर्ड बनती है, पुर्गा बनती है, नॉर्वेस्टर बनती है, वो सब इसकी देन है, राइट। तो ये एंटी साइक्लोन बहुत खतरनाक होते हैं, क्यों, इनका इंडिकेशन क्या है अभी दिखाऊंगा मैं। ये कोल्ड वेव्स ले आते हैं, ये एंटी साइक्लोन क्या करते हैं, ये हीट वेव्स लाते हैं, तो खतरनाक है। यही एंटी साइक्लोन कई दिन तक बारिश नहीं होने देते, और फिनोमिना ऑफ स्मॉग, जब एनवायरमेंट कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, स्मॉग फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, तो ये सारे इनके इंपैक्ट है। देखो दो तरह के एंटी साइक्लोन, सब ट्रॉपिकल एरियाज में और पोलर एरियाज के अंदर, राइट। ये देखो डेजर्ट फॉर्मेशन जो अभी मैंने बताया इज एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन। मैंने कल भी बताया, लास्ट क्लास में भी बताया था कि एंटी साइक्लोन जो है ये डेजर्ट्स को फॉर्म करता है। तो क्लाइमेटोलॉजी का एक सवाल भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सारे डेजर्ट जो है हमारे वेस्टर्न मार्जिन में क्यों बन रहे हैं। क्लियर, देखिए ये एंटी साइक्लोन के जो है अलग अलग एरियाज, मिडल लैटिट्यूड है ना, यूरेशिया, ये देखिए कि क्या क्या इनके इंपैक्ट है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एंटी साइक्लोन अभी तक आया नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि इस साल या अगले साल आ सकता है। देखिए एंटी साइक्लोन के अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लियर स्काई, ड्राई वेदर, स्टेबल वेदर, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, पुअर एयर क्वालिटी। एंटी साइक्लोन क्या करेगा, हवा के एसेंट को बंद कर देगा, एसेंट को बंद कर देगा तो मींस हवाएं मिक्स नहीं हो पाएंगी, हवाएं मिक्स नहीं हो पाएंगी। मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, है ना, कि दिल्ली, एक क्वेश्चन है यूपीएससी में कि इस दिल्ली में ज्यादा स्मॉग क्यों है, पॉल्यूशन क्यों है, दिल्ली मुंबई में तो नहीं है, चेन्नई में तो नहीं है, कोलकाता में तो नहीं है, वो भी तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, बिकॉज ऑफ दीज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, है ना। वन ऑफ द फैक्टर इज दीज एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। इन्हीं एंटी साइक्लोन से फॉग बनता है, मैं ये भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो टॉपिक कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। फिर भी मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोगों को ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करी है, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो इन डॉट्स को, राइट। लास्ट पार्ट देखते हैं, ये देखो इस तरह से स्मॉग जो है एंटी साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड है। आपके प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन में दे रहा हूं कि ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन द फॉर्मेशन, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, वेदर फिनोमेना एंड मूवमेंट एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। ये एक 12 नंबर का 15 नंबर का सवाल है। एक सवाल है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन। इन क्वेश्चन को जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारे चंडीगढ़ के आसपास के रीजन में है, पंजाब के इसी बिल्डिंग के आसपास है, तो आप यहां से जो है इन क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑफलाइन भी लिख के मेल से चेक करवा सकते हो, या आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, is@civilstep.in है हमारी ईमेल आईडी, वहां पे भी भेज सकते हो, मैं चेक कर दूंगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट फॉर्मेशन। ये तीनों नए सवाल है, यहां से सवाल नहीं आए हुए, 2 सवाल एयर मास और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिस्कस कर चुका, यहां से सवाल नहीं है, इनको आप लोग एक बार करिएगा। क्लियर हो गई बात। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, जिसके अंदर हमने, मैं एक बार टॉपिक आप लोगों को दिखा देता हूं कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर कर ले, सो दैट यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि क्या क्या कवर हो गया है हमारा। पीपीटीज में आप लोगों के साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रहा हूं, इवन पीडीएफ भी सारी शेयर्ड है, तो कंटेंट अपनी जेब में रखो। आप याद करोगे ये कंटेंट, जब आप कभी यूपीएससी को सीरियसली मेंस लिखोगे तो आपके पढ़े में से पेपर आ रहा होगा। देखो
तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये एंटी साइक्लोन तक 9वां टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक श्योर कि 6 के 6 टॉपिक हो जाए, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं, इनको एक ही क्लास में बाइंड अप करके खत्म कर देंगे क्लाइमेटोलॉजी। देन वी विल मूव अहेड विद द ओशनोग्राफी। इसके बाहर पेपर जाने की उम्मीद कम है, फिजिकल में तो नहीं जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में फिर भी मैं बहुत सारे डायमेंशन कवर कर लूंगा। आई विल मेक श्योर कि अगर 2025 का पेपर दो तो 70% 80% पेपर इन टॉपिक्स में से फंस जाए आपका। राइट, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।